अच्छा, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पीएचपी के अंदर है वो है फॉर्म हैंडलिंग का टॉपिक। किसका? फॉर्म हैंडलिंग। बेसिकली फॉर्म हैंडलिंग पीएचपी में क्यों जरूरी है और ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के साथ किस तरह से काम आता है। देखो, हर चीज जो है वो डेटा पे बेस करती है, ऐसा ही है। ठीक है। डेटा इज एवरीथिंग। अगर आप किसी फॉर एग्जांपल हेल्थ वेबसाइट पे जाते हो जहां पर आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप अपने डेटा इनपुट करते हो, आप अपना नाम बताते हो, अपना सीएनआईसी, अपने डेट ऑफ बर्थ, आपको क्या मसला है, आपको किस चीज़ से रिलेटेड बात करनी है, कौन सी डेट को आपको उसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, वो सारे डेटा आप इनपुट देते हो। किसको? उस वेबसाइट को इनपुट देते हो। किसको? वेबसाइट को। तो वो आपके पास वेब के ऊपर एक ही तरीका है यूजर से इनपुट लेने का, वो है फॉर्म। क्या है? फॉर्म। एचटीएमएल फॉर्म के थ्रू ही आप किसी भी यूजर से इनपुट डेटा ले सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी डेटा को अपने सर्वर पर स्टोर करते हो, डेटाबेस में स्टोर करते हो, तो आपके लिए फॉर्म हैंडलिंग आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्म हैंडल कैसे किया जाता है। फॉर्म का डेटा उठाकर किस तरह से सर्वर पे भेजा जाएगा, फिर सर्वर उसको वेरीफाई करके किस तरह से डेटाबेस के टेबल में स्टोर करेगा। तो ये आपके पास एक प्रोसीजर है। ठीक है। और अगर आपको यूजर को कोई डेटा डेटाबेस से उठा के दिखाना है, तो पहले डेटाबेस से डेटा सर्वर पे जाएगा और सर्वर पीएचपी के थ्रू उसको आपको दिखा देगा आपके क्लाइंट साइड के ऊपर। तो फॉर्म हैंडलिंग ना बड़ी जरूरी है। अब फॉर्म हैंडलिंग में क्या है? सबसे पहले एक फॉर्म बनाना होगा सर। कोई भी टाइप का फॉर्म हो सकता है, XYZ जिस चीज के ऊपर भी बेस कर रहे हो। अगर डिस्पैच का फॉर्म है तो उसके अंदर इन्वेंट्री का फॉर्म बनेगा, हेल्थ केयर फॉर्म हो गया, स्टूडेंट की डिटेल्स का फॉर्म हो गया, मार्कशीट का फॉर्म, एनीथिंग। सबको एक जैसा ही हैंडल करना है, बस कुछ स्टेप्स आपने हमेशा याद रखने हैं हैंडल करते हुए फॉर्म को। ठीक है। अब फॉर्म हैंडलिंग के बीच में हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो टॉपिक है सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का। किसका? वेरिएबल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएचपी का। इसके बिना फॉर्म हैंडलिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये आपको लाजमी पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कोई डायरेक्ट जो है हम कोई टर्म वाली बात नहीं करेंगे। पहले एक फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। सबने बूटस्ट्रैप पढ़ी है, ऐसा ही है? ठीक है। बूटस्ट्रैप का यूज करते हुए हम एक अच्छा सा फॉर्म बनाएंगे। बूटस्ट्रैप पे जाते हैं। बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स में चले जाओगे और इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बूटस्ट्रैप की बॉयलर प्लेट मिलती है, जिसमें बूटस्ट्रैप की सीएसएस का सीडीएन और जावास्क्रिप्ट का सीडीएन एम्बेडेड आता है। उससे पहले हम यहाँ अपने जैम के अंदर अपाची सर्वर को ऑन कर लेते हैं। क्या मैं माइस्क्यूल को यूज कर रहा हूँ? नहीं, तो मुझे इसकी सर्विस को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपाची को ऑन किया। मेरी पोर्ट क्या है? 80 है। क्या है? 80 है। जैम के अंदर जाऊंगा। सी के अंदर मेरा जैम रखा हुआ है, आपका जिसमें भी रखा हो आपने उधर चले जाना है। और हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स यानी एसटी डॉक्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर फोल्डर बना लेता है। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ फॉर्म हैंडलिंग नाम से। किस नाम से? फॉर्म हैंडलिंग नाम से। अच्छा, इस नाम का पहले से बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि फॉर्म हैंडलिंग डबल जी लगा देते हैं। ठीक है। फॉर्म हैंडलिंग नाम का एक फोल्डर बनाया हमने और इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड के अंदर। VS कोड में ओपन करने के बाद एज यूजुअल आपको पता है एक पीएचपी की फाइल बनाओगे। मैंने index.php नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली सर, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। अब आपको पता है कि आप पीएचपी की सिंटेक्स वाली फाइल, सॉरी, पीएचपी की एक्सटेंशन वाली फाइल में डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का टैग लगा के जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आप HTML भी लिख सकते हो इसके अंदर, और पीएचपी के साथ उसको एम्बेड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा बॉयलर प्लेट को यहाँ पर लाके पेस्ट करेंगे। बूटस्ट्रैप पे का ये बॉयलर प्लेट हमने कॉपी करी। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ कर दी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपके सामने बूटस्ट्रैप की बॉयलर प्लेट है और यहाँ पर आपके पास एक H1 का टैग लगा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। अब मैं बॉडी के अंदर बनाऊंगा एक फॉर्म। क्या बनाऊंगा? फॉर्म। उसके अंदर मैं सबसे पहले एक कंटेनर ले लेता हूँ ताकि मेरा फॉर्म जो है वो सही से अलाइंड रहे। ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं क्या सीन होगा अगर हम ये नहीं करेंगे। अच्छा चलो डायरेक्ट फॉर्म से करते हैं। मैंने एक फॉर्म का टैग लगाया। फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का टैग लगेगा। फॉर्म के कितने एलिमेंट्स होते हैं? लेबल, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, डेटा लिस्ट। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं HTML फॉर्म के। ठीक है। अभी हम जो है वो टेक्स्ट एरिया, इनपुट और लेबल के ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है। सबसे पहले आप जो है वो, आपको बूटस्ट्रैप जो है ना, अब आपको पता है कि आप एक इनपुट यूज करते हो तो उसके साथ लेबल भी यूज करते हो, यानी एक लेबल और एक इनपुट का पेयर होता है। क्या होता है? पेयर। बूटस्ट्रैप में एक इनपुट और लेबल के पेयर को फॉर्म ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हमेशा आप एक पेयर के लिए एक फॉर्म ग्रुप
यूज करोगे, एक डिव बनाओगे जिसकी क्लास का नाम क्या होगा, फॉर्म ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्म ग्रुप बना लिया। अब आपको पता है एक पेयर क्या लेबल बनेगा और उसके साथ एक इनपुट बनेगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक इनपुट बना लिया। सही है, सबसे पहले मैं नेम लूंगा, तो यहाँ पर मैंने लेबल के अंदर हेडिंग डाल दी नेम की, किसकी, नेम की, और इनपुट टाइप टेक्स्ट ही होगी उसकी। अगर अभी आप आके अपना आउटपुट देखोगे, अच्छा अब हमें इसको सर्वर पर रन करना होगा, तो लोकल होस्ट स्लैश इस दफा फॉर्म हैंडलिंग। ठीक है, तो आपके पास देख सकते हो कि एक लेबल और एक इनपुट आ रहा है। अभी ये इतना खास नहीं लग रहा। तो अब आपके पास इन दोनों के लिए बूटस्ट्रैप में क्लासेस आती हैं। लेबल के लिए फॉर्म लेबल की क्लास आती है, और इनपुट के लिए फॉर्म कंट्रोल की क्लास आती है। किसकी, कंट्रोल की। इनपुट के लिए किसकी क्लास होती है, फॉर्म कंट्रोल, और लेबल के लिए फॉर्म लेबल की। ठीक है, तो यहां पर आपने लेबल को क्लास दे देनी है सर के, क्या क्लास दे दोगे, फॉर्म लेबल। क्या क्लास दे दोगे, फॉर्म लेबल। और इनपुट को क्लास दे दोगे फॉर्म कंट्रोल। तो इससे ये होगा कि आपके पास ये 100% विथ पे सेट हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है, अब आप देख सकते हो बहुत ज्यादा चिपक रहा है स्क्रीन से। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम इसको कंटेनर में रखेंगे। किस में रखेंगे, हम ये पूरा फॉर्म एक कंटेनर डिफ के अंदर रखेंगे। कंटेनर आपको पता है बूटस्ट्रैप की एक क्लास है। ठीक है, जो आपके एरिया को डिफाइन करती है। तो मैंने इस डिफ को आखिर में बंद किया और पूरा का पूरा फॉर्म मैंने किस में रख दिया, कंटेनर में। जैसे ही रखोगे तो आपके पास थोड़ा सा साइड से स्पेस आ चुका है। अब आप ऊपर नीचे से भी चाहते हो तो थोड़ी सी इसको पैडिंग दे दोगे। क्या दे दोगे, पैडिंग। बूटस्ट्रैप में पैडिंग के लिए क्लास पी होती है। क्या होती है, पी। और यहाँ पर मैंने P4 कर दिया। ठीक है, 5 तक लेवल्स होते हैं ना, 0 से 5 तक। यहाँ रिफ्रेश करा, थोड़ी और पैडिंग आ गई ऊपर से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ फॉर्म है ना, फॉर्म से पहले मैं एक हेडिंग लगाना चाहता हूँ, तो मैं कंटेनर के अंदर फॉर्म से पहले एक H1 लगाऊंगा और उसमें मैं लिख देता हूँ फीडबैक फॉर्म। क्या लिख देता हूँ सर, हमने लिख दिया फीडबैक फॉर्म। यहाँ रिफ्रेश किया, आपके पास हेडिंग भी आ गई सर। ठीक है, फीडबैक फॉर्म के बाद मैं एक HR लगाना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल रूलर, एक लाइन। तो यहाँ पर आपके पास एक लाइन भी आ गई सर। ठीक है, थोड़ा सा एलिगेंट बनाना चाह रहे हैं हम तो, डन है। ठीक है, अब इसी तरह का एक फॉर्म ग्रुप, ये एक फॉर्म ग्रुप हो गया ना नेम के लिए। अब मुझे ईमेल के लिए बनाना है, तो मैं इसी फॉर्म ग्रुप को क्या करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा, और इस दफा मैं किसके लिए बनाऊंगा, ईमेल के लिए। किसके लिए, और टाइप भी क्या होगी इनपुट की, ईमेल होगी सर। बाकी सब सेम रहेगा, आ गया सर। ठीक है, अब मुझे एक और फॉर्म ग्रुप बनाना है जिसके अंदर मैं फीडबैक, असल में फीडबैक का मैसेज लूंगा, और वो मैं बनाऊंगा टेक्स्ट एरिया से। किससे, टेक्स्ट एरिया हम क्यों यूज करते हैं, अगर हमें लार्ज मैसेज लेना है यूजर से तो हम किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये आपके पास टेक्स्ट एरिया जो होगा वो किसका होगा, फीडबैक का होगा। किसका, फीडबैक का होगा, और टाइप उसकी टेक्स्ट ही होगी। क्या होगी, टेक्स्ट ही होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फीडबैक कर लिया, लेकिन अभी आप फीडबैक को देखोगे तो आपके पास इनपुट ही आ रहा है। यहाँ मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो टेक्स्ट एरिया लगाने के लिए मैं इस इनपुट को रिप्लेस करूंगा किससे, टेक्स्ट एरिया से। किससे, टेक्स्ट एरिया से। ठीक है, और यहाँ पर इसको सेम क्लास दूंगा फॉर्म कंट्रोल की। किसकी, फॉर्म कंट्रोल की। तो यहाँ पर आओगे आप, तो आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया देखने को मिलेगा जिसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। डन है, तो आपके पास ये आ गया। अच्छा, ये ईमेल ना बहुत ज्यादा इस इनपुट से चिपक रहा है, यानी कि एक फॉर्म ग्रुप दूसरे फॉर्म ग्रुप से बहुत ज्यादा क्लोज है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हर फॉर्म ग्रुप को मार्जिन टॉप दे दूंगा। क्या दे दूंगा, MT ऑफ 4 दे दिया मैंने, मार्जिन टॉप, MT फॉर मार्जिन टॉप। बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। ठीक है, अब मुझे एक सबमिट का बटन चाहिए नीचे। क्या चाहिए, सबमिट का बटन चाहिए सर। तो मैं एक और फॉर्म ग्रुप बना लूंगा। क्या बना लूंगा, एक और फॉर्म ग्रुप बनाया, और उसके अंदर आपको पता है कि फॉर्म को सबमिट करने के लिए इनपुट की टाइप सबमिट का यूज किया जाता है। किसका, इनपुट की टाइप सबमिट का यूज किया जाता है। आपके पास सबमिट का बटन आ गया। बूटस्ट्रैप की बटन की क्लासेस याद है, BTN प्राइमरी, सक्सेस, डेंजर, वो सारी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं क्लास भी दे दूंगा कि आप इसको एक BTN बना दो और ब्लू कलर का यानी प्राइमरी BTN बना दो। यहाँ रिफ्रेश करा, आपके पास बटन आ गया। अब ये भी क्लोज हो रहा है, तो इसके फॉर्म ग्रुप को भी क्या दे दोगे, मार्जिन टॉप ऑफ 4। यहाँ रिफ्रेश करा, आपके पास फॉर्म बन गया। ठीक है, आपके पास फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अच्छा, बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन लगाना सीखिए। अच्छा, देखते हैं अब।
अब यहाँ पर अगर आपको किसी इनपुट को रिक्वायर्ड बनाना है, यानी कि लाजमी उसके अंदर डेटा है, तो आपको पता है कि HTML का रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज होता है इनपुट के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दोनों इनपुट्स के अंदर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट। तो अगर मैं इसको खाली फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो ये कहेगा प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म, लेकिन ये बहुत ज्यादा रॉ है। ठीक है, ये अच्छी नहीं लगती, ये यूजर फ्रेंडली वैलिडेशन नहीं है। वैलिडेशन क्या होती है कि जो डेटा जा रहा है क्या वो वैलिड डेटा है, क्या नाम में उसने फादर नेम तो नहीं लिख दिया, या नाम में उसने ईमेल तो नहीं लिख दिया, नाम में उसने फोन नंबर तो नहीं लिख दिया, ये हमें वैलिडेट करना होता है। दूसरा कि कोई इनपुट खाली ना जाए, कोई डेटा देखो अभी खाली सबमिट करने की कोशिश कर रहा था तो कह रहा है नहीं करूंगा, क्यों? रिक्वायर्ड लगा है। तो इस चीज को आप हटाने के लिए और अच्छी वैलिडेशन लगाने के लिए आप बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन वैसे कस्टम भी आप कर सकते हो। ठीक है, कस्टम भी अच्छी होती है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग शॉर्टकट्स का यूज कर रहे हैं। तो आप बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स के सेक्शन में आ जाओगे। कहाँ जाओगे? फॉर्म्स के सेक्शन के अंदर आ जाओगे। तो यहाँ पर हम फॉर्म के सेक्शन में है, यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिडेशन। क्या लिखा हुआ है? वैलिडेशन। आपने यहाँ पर आ जाना है। बहुत आसान है बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन लगाना, और आपका यूं काम हो जाएगा, आपका फॉर्म वैलिडेट भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। देखो किस तरह, नीचे आओ, ये देखो इन्होंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें इन्होंने डिफरेंट इनपुट्स जो है वो यहाँ पर ली हुई है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट नेम में डेटा लिखा हुआ है, लास्ट नेम में, बाकियों में डेटा चूज नहीं हुआ लिखा हुआ नहीं है। तो देखो जैसे सबमिट में करूंगा, देखो क्या ये वैलिडेशन अच्छी लग रही है या HTML वाली अच्छी लग रही है? ये वैलिडेशन अच्छी लग रही है। अब इसके लिए कुछ चीजें, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला स्टेप बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन फॉर्म पे लगाने के लिए, यहाँ पर आपको एक क्लास देता है नीड्स वैलिडेशन की। किसकी? नीड्स वैलिडेशन की। आपने फॉर्म के टैग को क्लास देनी होती है। किसको? फॉर्म के टैग को। आपने इस क्लास को किया कॉपी और आप आ गए फॉर्म के टैग के अंदर। फॉर्म के टैग के अंदर क्लास का एट्रीब्यूट लगाया और ये क्लास आपने यहाँ रख दी। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है, आपके पास HTML का एक एट्रीब्यूट आता है, ये नो वैलिडेट का। किसका? नो वैलिडेट का। ये एट्रीब्यूट बेसिकली करता है, देखो अभी हम लोगों ने रिक्वायर्ड लगाया तो बाय डिफॉल्ट फॉर्म पर HTML की अपनी वैलिडेशन चल रही होती है। ठीक है, तो हमें बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन लगाने के लिए उसको डिसेबल करना है। तो HTML की जो आपके पास बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन होती है उसको डिसेबल करने के लिए ये एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, जिसका नाम क्या है? नो वैलिडेट। तो इस नो वैलिडेट को आपने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने फॉर्म के अंदर ये एट्रीब्यूट लगा दिया। ये दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो इसने एक लेबल और इनपुट यूज किया हुआ है, हमने भी किया हुआ है, ऐसा ही है। ठीक है, इसने भी नाम के लिए किया हुआ है, नेम के लिए, फर्स्ट नेम के लिए। अब ये एक डिव है, देख रहे हो, ये एक पूरा डिव है, एक पेयर है लेबल और इनपुट का। हमने फॉर्म ग्रुप बनाया, इसने कॉलम से किया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें लगा ली, हमने एक बड़ा डिव बना लिया जिसके अंदर हमने लेबल इनपुट रखा हुआ है, लेबल भी लगा लिया, इनपुट भी। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिव है, वो ये वाला है। यहाँ पर अगर तुम देखो, इस डिव को उसने क्लास दी हुई है वैलिड फीडबैक की। किसकी? अगर सक्सेस यानी ग्रीन कलर का मैसेज शो कराना है, कोई चीज सही हो गई है, तो वैलिड फीडबैक की क्लास यूज करोगे इस डिव पर। और अगर रॉन्ग दिखाना है तो इनवैलिड फीडबैक की यूज करोगे। किसकी? इनवैलिड फीडबैक। तो सर यहाँ पर हम लोग आते हैं और इसको करते हैं कॉपी। इस डिव को आपने करा कॉपी। कॉपी करने के बाद आपकी इनपुट जो है ये रही, इस इनपुट के फौरन नीचे आपने इसको रख दिया, है ना? ये रखने के बाद आपको जो है वो इनवैलिड दिखाना है। क्या? अगर गलत हो तो आप इसको वैलिड की जगह इनवैलिड फीडबैक कर दोगे। क्या कर दोगे? वैलिड। अगर सक्सेस मैसेज दिखाना है तो वैलिड फीडबैक, और अगर रॉन्ग मैसेज दिखाना है तो इनवैलिड फीडबैक। ठीक है, और उसके अंदर आप जो भी मैसेज लिखना चाहो, मैंने कहा प्लीज प्रोवाइड अ नेम। क्या लिख दिया मैंने? प्लीज प्रोवाइड अ नेम। अब यहां पर आते हैं, जो हम काम कर रहे थे, यहाँ रिफ्रेश करते हैं और यहाँ सबमिट पे करते हैं। अब ये आपके पास काम नहीं करा। अब ये काम क्यों नहीं करा? क्योंकि बूटस्ट्रैप के पास एक आपके पास जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट होती है, jQuery की। इसके पास नीचे आओगे ना थोड़ा, तो ये रही, ये स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट के सीडीएन वाली फाइल है उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये स्क्रिप्ट आपको अपने पास खुद से लगानी पड़ेगी। बस कुछ भी नहीं करना, कॉपी किया इस स्क्रिप्ट को। कॉपी करने के बाद अपनी HTML फाइल के अंदर और नीचे आ जाओ, और यहाँ आने के बाद आपने नीचे स्क्रिप्ट के टैग लगाया और स्क्रिप्ट के टैग में आपने ये स्क्रिप्ट जो है वो jQuery की रख दी। कुछ भी नहीं करना, स्क्रिप्ट का टैग लगाया और ये jQuery का पूरा कोड रख दिया। अब आपको पता है jQuery जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी चलती है किसी ना किसी इंस्टॉलेशन या सीडीएन के ऊपर। jQuery का सीडीएन लगाना पड़ता है ना jQuery का कोड लगाने के लिए। क्या हमारे पास jQuery का सीडीएन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है सर। तो हमें jQuery का सीडीएन भी इसको चलाने के लिए लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ सर्च कर लेंगे सिंपल jQuery सीडीएन।
यहाँ पर आपके पास पहली वेबसाइट आएगी, ठीक है। यहाँ से आपके पास जे क्वेरी 3x चल रही है, इसका आपने मिनिफाइड उठा लेना है। क्या उठा लोगे? मिनिफाइड वर्जन उठाओगे, और यहाँ पर आपको एक पूरी स्क्रिप्ट का टैग मिल रहा है, इसको आपने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने इसको इस स्क्रिप्ट के ऊपर रखना, हमेशा याद रखना जो स्क्रिप्ट लिखी हुई जे क्वेरी के उसके ऊपर सीडीएन लगा होना चाहिए, है ना? ठीक है, ये आपने सीडीएन रख दिया। अब चेक करते हैं सर, अब चल जाना चाहिए, देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखो फीडबैक पे लगाया नहीं है ना हमने कुछ, हमने रिक्वायर्ड उस पर लगाया हुआ नहीं है। फीडबैक वैसे ऑप्शनल होता है कि फीडबैक दे ना दे वो हाँ ग्रीन हो जाएगा जैसे ही मैं अपना नाम लिखूंगा। ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप आपको ये फंक्शनैलिटी पहले से बनी बनाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो इनवैलिड पे तो मैसेज आ रहा है, लेकिन सही होने पर कोई भी मैसेज नहीं आ रहा। तो सही होने पर भी सर मैसेज आना चाहिए। अब देखो जैसे इनवैलिड का डिफ बनाया ना, इसी डिफ को इसी के नीचे कॉपी कर लिया, दो डिफ हो गए अब, दो डिफ हो गए। एक इनवैलिड का बना लो, एक वैलिड का बना लो। हमने इनवैलिड का तो बना दिया, अब नीचे बना लेते हैं वैलिड का। अब वैलिड के अंदर वैलिड मैसेज करेंगे। मैंने कहा नेम इज ओके, क्या कह दिया मैंने? नेम इज ओके। अब यहाँ रिफ्रेश किया, सबमिट पे क्लिक किया, अभी नेम सही नहीं है तो क्या कह रहा है? प्लीज प्रोवाइड अ नेम। जैसे ही मैं कोई नेम सही लिखूंगा तो क्या कहेगा? बात समझ आ रही है? तो ये सारा डिफ से खेलना है आपने। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों डिफ्स को आपने कॉपी किया, और आपने जो ईमेल का इनपुट है उसके नीचे आपने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने कहा प्रोवाइड प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल कर दो। क्या कर दो? वैलिड ईमेल। और यहाँ पर आप वैलिड के अंदर लिख दो ईमेल इज ओके। ठीक है, आपको इसको फीडबैक के अंदर करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहो तो आप लगा लो, मर्जी आप। सबमिट पे क्लिक किया, दोनों पे क्या कह रहा है? प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल, जो मैंने मैसेज पास किया था वही आ रहा है। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा, और नाम लिखने के बाद मैंने यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने लिखा तैयब। अब देखो तैयब लिखने पे उसने ईमेल को वैलिड नहीं किया, क्योंकि हमने इनपुट टाइप ईमेल रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी? ईमेल। अब मैंने यहाँ एट द रेट का साइन लगाया, अभी भी वैलिड नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ जीमेल लिखा, अब यहाँ कुछ वैलिड हुआ, लेकिन जैसे ही डॉट लगाऊंगा फिर इनवैलिड हो जाएगा, कि भाई डॉट के बाद भी कोई ना कोई डोमेन आएगा। तो यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल पीके लिख दिया या कॉम लिख दिया, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और यहाँ देख सकते हो आपके पास ये वैलिडेट हो चुका है। बात समझ आई है? बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन। तो इस तरह से आप अच्छी सी वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट एरिया को भी रिक्वायर्ड दे दूं तो देखते हैं क्या होता है आपके पास। यहाँ रिफ्रेश करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब रिक्वायर्ड होने पर फीडबैक भी बोल रहा है कि आपने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप इसके लिए भी कोई ना कोई मैसेज पास कर सकते हो। बस आपने वो इनवैलिड फीडबैक का डिव रखना है और वैलिड फीडबैक का डिव रखना है। बात समझ आ गई है? तला? ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं कि अब आपके पास पीएचपी में फॉर्म हैंडलिंग कैसे होती है। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ अपना डेटा डाला, ठीक है, आपने यहाँ अपनी ईमेल डाल दी फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपने कोई भी हेलो का मैसेज डाला। आप चाहते हो जैसे ही मैं सबमिट करूं तो ये डेटा सर्वर पर चला जाए। कहाँ चला जाए? सर्वर पर चले जाए। कभी भी याद रखो कि अगर आपको किसी भी HTML फॉर्म के अंदर डेटा को सर्वर पर सेंड करना है, तो आप जो है अपने इनपुट्स के अंदर नेम एट्रीब्यूट का यूज करोगे। किसका? याद रखो आपका जो सर्वर होता है वो आपके फॉर्म से जो डेटा उठाता है वो आपके इनपुट के नेम एट्रीब्यूट के जरिए उठाता है। किसके जरिए? नेम एट्रीब्यूट के जरिए। देखो हमने यहाँ पर नेम लगाया तो था, देखो यहाँ हमारा इनपुट जो है, अच्छा इसमें हम लोगों ने नेम नहीं लगाया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास देखो कि अगर मैं यहाँ पर नेम लगाता हूँ, क्या लगा दिया मैंने? नेम एट्रीब्यूट। किस में लगाया? इनपुट में। फॉर्म हैंडलिंग का सबसे पहला स्टेप है कि सारे इनपुट्स को नेम एट्रीब्यूट दोगे। क्या दोगे? नेम एट्रीब्यूट। अच्छा, एसोसिएटिव एरे पढ़ा हमने। एसोसिएटिव एरे में वैल्यूज कैसे स्टोर होती हैं? की और वैल्यू पेयर के अंदर। किसके अंदर? की और वैल्यू पेयर के अंदर। की क्या होती है? उस वैल्यू का नाम होता है, सिंपल, जिससे वो डिनोट हो रही होती है वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली जब आपका ये फॉर्म का डेटा सर्वर पर सेंड होगा तो वो भी एक एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में। अब एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में अगर हम नेम को लें, हमने नेम वैल्यू उठाई, जो नेम इनपुट है उससे हमने अपना नाम उठाया, तो आप जो है
उसको एसोसिएटिव एरे में जब रखोगे तो आपको नाम रखना होगा और उसके साथ कोई ना कोई की डिफाइन करनी होगी। तो वो की नेम एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन करते हो, किस में करते हो? और इनपुट की वैल्यू तो वो खुद ब खुद गेट कर लेगा जो भी लिखी होगी उसके अंदर। डन है? तो की आप कहाँ डिफाइन करोगे? इनपुट के नेम एट्रीब्यूट के अंदर, के जो एसोसिएटिव एरे में की बनेगी इस वैल्यू की। ठीक है। मैंने यहां पर कर दिया यू नेम यानी कि यूजर नेम। मैंने इसके नाम क्या रख दिया इनपुट का? यानी कि जब इस इनपुट की वैल्यू सर्वर पर सबमिट होगी तो उस एसोसिएटिव एरे में वैल्यू तो होगी जो भी मेरा नाम होगा, तैयब, साद, एक्स वाई जेड। लेकिन उस नाम की जो की होगी वो क्या होगी? यू नेम होगी। क्या होगी? यू नेम होगी। तो यहां पर आपने ये किया। अब आपको दूसरे वाले को भी देना है। ये रहा हमारा दूसरा इनपुट, हमने इसको भी नेम एट्रीब्यूट दिया और मैंने यहाँ कर दिया यू ईमेल। क्या कर दिया? यू ईमेल कर दिया। और यहाँ पर आपने टेक्स्ट एरिया को भी देना है नेम का एट्रीब्यूट, और आपने यहां पर इसको रख दिया यू मैसेज। क्या कर दिया? यू मैसेज। अब देखना, अब गौर से देखना, गौर से, कि किस तरह से फॉर्म पे डेटा सबमिट होता है। जैसे ही आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल नाम लिखते हो, ठीक है, और यहाँ पर अपनी ईमेल लिखते हो, नाइस वन कर दिया आपने यहाँ पर और सबमिट पर क्लिक किया, फॉर्म का डेटा तो सबमिट हो गया। लेकिन अगर आप गौर करो अपने यूआरएल पर, यहां तक तो सही था कि फोल्डर का नाम था सर और इसके आगे इंडेक्स डॉट पीएचपी लिखना था, वो ऑप्शनल होता है क्योंकि इंडेक्स डॉट पीएचपी बाय डिफॉल्ट ही उठा लेता है वो। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क और ये कुछ मैसेज सर हमारे सामने आया। अच्छा, अब यहां पर आपके पास मैसेज नहीं आया टेक्स्ट एरिया का। इसको देख लेते हैं इसका क्या मसला है। अच्छा, यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट पहले से लगा हुआ था, हमने 2 दफा लगा दिया टेक्स्ट एरिया में, देख रहे हो? पहले भी लगा हुआ था, आगे भी लगा दिया। तो इसको हमने रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा काम सही हो जाए। दोबारा सबमिट करते हैं। यहाँ पर मैंने नेम लिखा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ईमेल लिखी और यहाँ पर मैंने नाइस वन का मैसेज लिख दिया और सबमिट पर क्लिक किया। तो आप देखो अपना यूआरएल गौर से पढ़ो। हमेशा याद रखो ये जो एच टी टी पी लिखा होता है ना, एच टी टी पी एस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी का ही काम होता है कि सर्वर और क्लाइंट के बीच डेटा को इधर उधर करना, ट्रांसफर करना। किसका काम होता है? इसी प्रोटोकॉल का काम होता है। तो ये प्रोटोकॉल बेसिकली आपके पास जो बाय डिफॉल्ट फॉर्म का डेटा सबमिट करता है या सर्वर पर लेके जाता है, वो थ्रू यूआरएल लेके जाता है। किसके थ्रू लेके जाता है? यूआरएल के थ्रू। तो जैसे ही आपने देखा कि आपके पास सबमिट पर क्लिक किया आपने डेटा डाल के, तो उसने क्या किया, यूआरएल में वो पूरा डेटा ऐड कर दिया। अगर तुम इसको गौर से देखो, इस पूरे यूआरएल को मैं उठाता हूँ नोटपैड पे रखता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। अब इस पूरे यूआरएल को देखो। अब यहां तक तो सही था सर, ये हमारे फोल्डर का नाम है, लोकल होस्ट है सारे। उसके बाद आपके पास आ गया क्वेरी स्ट्रिंग। इस पूरी चीज को हम कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको कहते हैं क्वेरी ऑपरेटर। क्या कहते हैं? क्वेरी ऑपरेटर। और इस पूरी चीज को हम कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू हम डेटा लेके जा रहे हैं। किसके थ्रू लेके जा रहे हैं? क्वेरी स्ट्रिंग। अब यहां पर क्वेरी और स्ट्रिंग के बाद आपके पास एक नाम आ रहा है यू नेम। ये यू नेम हमने किसको दिया था? इनपुट को। ये हमारे वैल्यू की है। क्या है? की है। और उसकी इक्वल्स वैल्यू क्या है? तैयब है। क्या है? तैयब है। अब यहां पर आपके पास एक इनपुट का डेटा ये रहा। अब आपके पास 3 इनपुट्स थे। अब एक इनपुट के डेटा को दूसरे इनपुट से सेपरेट करने के लिए बीच में यूज करेगा एंड। क्या यूज करेगा? एंड। ये बिट वाइज एंड है। आप इसको सिर्फ एंड पढ़ लो। अब मिलाएगा नहीं ना, अगर मिला के लिख देंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। तो बीच में सेपरेट करने के लिए क्या लगता है? एंड। उसके बाद इसने यू ईमेल नाम की बनाई जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है तैयब @gmail.com। ठीक है, एट द रेट का सिंबल आपके यूआरएल में नहीं जाता इसलिए उसने परसेंट लगा दी। फिर उसके बाद एंड, एक और आपके पास इनपुट का मैसेज आया, वो है यू मैसेज के नाम से। किस नाम से? यू मैसेज के नाम से। और वो मैसेज क्या है? नाइस वन। क्या है? नाइस वन। यूआरएल में जो स्पेस होता है उसकी जगह प्लस आ जाता है। क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। तो देखो नाइस वन के बीच में क्या आ रहा है? प्लस। बात समझ आ रही है किस तरह से डेटा गया? किसके थ्रू जा रहा है? यूआरएल के थ्रू। लेकिन यहां पर एक चीज ड्रॉबैक है इसका। ड्रॉबैक ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई सेंसिटिव डेटा है, जैसे यूजर, ठीक है, तो ये अगर यूजर को दिख जाएगा तो यूजर मतलब इंसान का अकल इतनी तो है ना कि वो यूआरएल को देखेगा, इसको देख के समझ तो जाएगा वो कि वैल्यूज जा रही है मेरी, क्योंकि उसने वो डेटा डाला है उसको यूआरएल में शो हो रहा है। तो इसका ड्रॉबैक है। लेकिन अभी हम फिलहाल इस पे रखते हैं कि फिर हम इसको देखेंगे कि इसको इनक्रिप्टेड या हिडन फॉर्म में कैसे सर्वर पे ले जाया जा सकता है। सबसे पहला टेक्निक क्या है? क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू ले जाया जा सकता है जो कि सेव एंड सिक्योर नहीं है। ठीक है। अब यहां पर आपके पास ये सर्वर पे चला गया, यानी कि अपाची पे ये डेटा स्टोर्ड है। अब स्टोर्ड कहाँ है सर?
अगर हमें निकाल के शो कराना है, अगले पेज पे लेके जाना है, मैं चाहता हूँ एक पेज बनाओ टेबल डॉट पीएचपी के नाम से और उस टेबल के अंदर इसका डेटा शो करा दूं, कैसे कराऊंगा सर? निकालूंगा कैसे सर्वर से? अब यहां पर आपके पास कॉन्सेप्ट आता है सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का। तो चलते हैं पीएचपी मैनुअल पढ़ते हैं कि आपके पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का क्या सीन है। पीएचपी मैनुअल पे आते हैं और पीएचपी मैनुअल पे आने के बाद यहाँ हम सर्च कर लेते हैं सुपर ग्लोबल्स। अब यहां पर देखो, सुपर ग्लोबल्स बिल्ट इन वेरिएबल्स दैट आर ऑलवेज अवेलेबल इन ऑल स्कोप्स। अब स्कोप क्या होता है? पता है स्कोप क्या होता है? नहीं, इसको बताता हूँ। अच्छा यहां पर देखो गौर से, मैं यहां पर एक और फाइल बना लेता हूं स्कोप डॉट पीएचपी नाम से। ठीक है, बेसिकली स्कोप होता है जब आप एक फंक्शन बनाते हो। क्या बनाते हो? यहाँ पर हम पीएचपी की बॉलर प्लेट ओपन कर लेते हैं। जब आप एक फंक्शन क्रिएट करते हो पीएचपी के अंदर, ठीक है, और उसका कोई ना कोई नाम रखते हो, मैंने उसका नाम हेलो रख दिया और ये लगा दो। बेसिकली जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं ना, जिनको हम अभी तक बॉडी बोलते हैं, इनको हम स्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कोप। स्कोप एक नेसेसरी एरिया होता है जो सिर्फ फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है। किसके लिए? अब इस कर्ली ब्रैकेट्स में जो कोड लिखूंगा वो किसका है? फंक्शन का है। वो इंडिपेंडेंट कोड नहीं है। अब याद रखो, जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल बनाया डॉलर नेम नाम से। किस नाम से? डॉलर नेम नाम से। और उसके अंदर आपने अपना नाम जो भी है, कोई भी वेरिएबल बनाया आपने, बाहर बनाया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो किसी स्कोप या किसी फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट स्कोप के अंदर मौजूद नहीं होता, ये आपके पास ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लोबल वेरिएबल। यानी कि इसको आप पूरी फाइल में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ऐसा ही है। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कोई स्पेशल कीवर्ड यूज करना पड़े। लेकिन अगर मैं इस ग्लोबल वेरिएबल को इस फंक्शन के स्कोप में इको करना चाहूं, क्या बोल रहे हैं? इको नेम। अब देखो जैसे ओवर करोगे, यूज ऑफ अनअसाइंड वेरिएबल डॉलर नेम, कह रहा है डॉलर नेम तो कोई वेरिएबल मौजूद है ही नहीं। अब ये आपने जो है वो जहन में लेके आना है कि जब आप एक स्कोप बनाते हो फंक्शन का और उसके अंदर जो भी काम करते हो उसका बाहर वाली चीजों से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। इसका मतलब है कि जो चीजें बाहर बनी हुई हैं, जो वेरिएबल्स बाहर बने हुए हैं, उनको आप डायरेक्टली फंक्शन के स्कोप के अंदर यूज नहीं कर सकते। अगर भले से देखो डॉलर नेम का वेरिएबल ग्लोबल है, ऐसा ही है, वो इंडिपेंडेंट है, आ जाना चाहिए था, लेकिन स्कोप अलाउ नहीं करता है। स्कोप बोलता है जो वेरिएबल मेरे अंदर बनेगा ना वो बाहर जाएगा, ना बाहर से कोई वेरिएबल अंदर एक्सेस हो सकता है। जो मेरे अंदर बनेगा वो मेरे अंदर ही यूज हो सकता है। देखो अगर मैं इसी चीज को यहां बनाता स्कोप के अंदर, तो ये आपको कभी भी एरर नहीं देगा, क्योंकि स्कोप के अंदर उसको वेरिएबल मिल गया। अब देख रहे हो एरर चला गया ना? ठीक है, तो ये आपने देखना। अब यहां पर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपके पास ये वेरिएबल प्रिंट हो जाए फंक्शन के स्कोप में भी, तो अब ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो ग्लोबल वेरिएबल के लिए आप जो है वो ग्लोबल का कीवर्ड यूज करते हो। आपने कहा मैं ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूं, वो कौन सा है? डॉलर नेम है। कौन सा है? डॉलर नेम। उसको एक्सेस करो और क्या कर दो? उसको इको कर दो। क्या कर दो? इको। सर अगर हम अब हेलो का फंक्शन फायर करें, ट्रिगर करें, अपने पास चलाएं, कॉल करें, तो लेट्स सी आपके पास क्या होता है। अच्छा यहाँ पर हम लोगों को अब फाइल चेंज करनी पड़ेगी। इसको हम यहाँ से उठाते हैं और एक और हम लोग टैब खोलते हैं और इसमें हम लिखते हैं स्कोप डॉट पीएचपी। अब यहाँ देख सकते हो आपके पास नेम प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सेस नहीं करता तो आपको ये क्या कहता? एक एरर देता, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर नेम, जो कि कभी क्रिएट हुआ ही नहीं। तो याद रखो, जब भी स्कोप के अंदर कोई ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है तो आप किसका यूज करोगे? ग्लोबल के कीवर्ड का यूज करोगे। ठीक है, जो स्कोप के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, और जो स्कोप के बाहर इंडिपेंडेंटली क्रिएट होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। सिमिलरली अगर आप ये वाला वेरिएबल यहां बनाते हैं, किसमें बनाया आपने? स्कोप के अंदर बनाया, ठीक है, और अगर मैं इसको अभी चलाऊं तो अभी आपके पास ये प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इको ना करूं, ठीक है, अभी किस में बना हुआ है? फंक्शन के अंदर बना हुआ है ना? ठीक है, और अगर मैं इसको इको करूं डॉलर नेम को, ठीक है, अब यहाँ आओगे तो यहाँ रिफ्रेश करोगे अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, यानी कि स्कोप के अंदर जो वेरिएबल है उसको बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, और जो बाहर बना हुआ है वो भी स्कोप के अंदर यूज नहीं किया जा सकता। हाँ, ग्लोबल की कीवर्ड से आप कर सकते हो स्कोप के अंदर यूज।
नहीं नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको ग्लोबल के साथ बनाता कुछ ऐसे, तो क्या ये मुझे अलाउ करेगा? नहीं, आप ग्लोबल के साथ डायरेक्टली असाइनमेंट नहीं कर सकते। तो आपको कुछ इस तरह करना होगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है। लेट्स सी, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, और वेरिएबल डिफाइन करने के बाद अगर मैं इसको एक वैल्यू दे दूं, ठीक है, और मैंने यहाँ कर दिया तैयब, ठीक है, तो अभी भी आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब है कि बाहर जो ग्लोबल वेरिएबल बना है उसको तो अंदर यूज किया जा सकता है, लेकिन जो फंक्शन के अंदर भी, स्कोप के अंदर आप ग्लोबल वेरिएबल बनाओगे उसको बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ये कहलाते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, जो आपके पास कहीं भी स्कोप में यूज कर सकते हो। स्कोप आपको समझ आ गया? स्कोप का मतलब है एनी फाइल, एनी फंक्शन, किसी भी जगह पर जहां रिस्ट्रिक्शन है वहां पर भी उसको यूज किया जा सकता है। ऐसे वेरिएबल्स क्या होते हैं? सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, देखो ग्लोबल वेरिएबल्स को आप किसी भी स्कोप में यूज कर सकते हो, लेकिन विद इन द फाइल। आप उसको एक फाइल से दूसरी फाइल में नहीं ले जा सकते। ले जाने का तरीका है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको ये पता है कि आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं यहाँ वेरिएबल बनाऊं और मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी में उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूं, फिर क्या करोगे? फिर उसके लिए आप यूज करते हो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को। किसको? अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स तो हम खुद बनाते हैं, लेकिन सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स पहले से पीएचपी के अंदर क्रिएटेड प्री डिफाइंड सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, जो कि पीएचपी ने पहले से बनाकर दिए। और सारे के सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स एसोसिएटिव एरे होते हैं। क्या होते हैं? एसोसिएटिव एरे, यानी कि जितना डेटा स्टोर करेंगे वो की और वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर करेंगे। किसमें स्टोर करेंगे? की और वैल्यू पेयर के अंदर। तो आपको स्कोप समझाने का मकसद यही था कि आपको स्कोप समझ आ जाए। इसको हम रिमूव करते हैं और आते हैं वापस से हम अपनी पीएचपी की फाइल में। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास मैनुअल पे चलते हैं। सुपर ग्लोबल्स बिल्ट इन वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल होते हैं सारे स्कोप्स में। स्कोप का मतलब है इसको आप किसी भी फाइल के अंदर एक्सेस कर सकते हो, किसी भी फंक्शन के स्कोप के अंदर एक्सेस कर सकते हो, एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट, कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और ये बहुत काम आते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे इंडेक्स डॉट पीएचपी में मैंने फॉर्म बनाया, उसका डेटा उठा के मुझे एक टेबल डॉट पीएचपी या शो डॉट पीएचपी नाम की एक फाइल है उसके अंदर लेके जाना है। तो अब कैसे करोगे? एक फाइल से दूसरी फाइल में कैसे ट्रांसफर करोगे डेटा? तो उस डेटा को हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के थ्रू लेके जाते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आपके पास देखो, सेवरल प्री डिफाइंड वेरिएबल्स इन पीएचपी आर सुपर ग्लोबल्स, यानी कि कुछ ही चंद हैं जो कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। इसके अलावा कोई भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं। विच मीन्स दे आर अवेलेबल इन ऑल स्कोप थ्रू आउट अ स्क्रिप्ट। पूरी स्क्रिप्ट, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू डू ग्लोबल डॉलर वेरिएबल, यानी कि आपको कहीं पर भी ग्लोबल का कीवर्ड यूज करने की इसके लिए जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बस उसका नाम लिखो, वो कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। आप समझ रहे हो? ठीक है, अभी जो हमने लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल बनाया था उसको भी यूज करने के लिए ग्लोबल का कीवर्ड यूज करना पड़ रहा था, लेकिन इसको यूज करने के लिए ग्लोबल का कीवर्ड भी यूज करना नहीं पड़ता। टू एक्सेस देम विद इन द फंक्शन और मेथड्स। हाँ, समझ आ रही है? स्कोप के अंदर यूज करने के लिए आपको ग्लोबल का कीवर्ड सुपर ग्लोबल्स के साथ यूज नहीं करना पड़ता। अब कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, यही है चंद। अच्छा, डॉलर ग्लोबल्स नाम का एक एसोसिएटिव एरे, क्या है ये? एसोसिएटिव एरे, लेकिन ये एक ऐसे एसोसिएटिव एरेज वेरिएबल्स हैं जो कि सुपर ग्लोबल है, यानी कि इनको कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। देखो, डॉलर से ही तो बनाते हैं, ये भी एक वेरिएबल है जिसमें एसोसिएटिव एरे। ठीक है, ये कोई ऐसी तोप चीज नहीं है, लेकिन ये ऐसे सुपर ग्लोबल्स हैं जो कि पीएचपी के पूरे प्रोजेक्ट में, फाइल में, स्कोप में कहीं भी विदाउट एनी हर्डल एक्सेस किए जा सकते। फिर आता है आपके पास एक डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, फाइल्स, कुकी, सेशन, ये एक एक करके हम तकरीबन सारे ही पढ़ने वाले। ठीक है, तो इनमें जो सबसे बेसिक है वो आपके पास डॉलर अंडरस्कोर गेट और पोस्ट है। क्या है? गेट और पोस्ट है। अब यहां पर आपके पास फॉर्म के दो मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? दो, गेट एंड पोस्ट। गेट एंड पोस्ट। ठीक है, अगर आप फॉर्म के ऊपर गेट का मेथड लगाते हो, जो एचटीएमएल फॉर्म हमने अभी बनाया है यहां पर, ये जो हमने एचटीएमएल फॉर्म क्रिएट किया है यहां पर, ये जो फॉर्म है, इसका जो बाय डिफॉल्ट मेथड होता है वो होता है गेट। क्या होता है? गेट। गेट मेथड क्या करता है? डेटा को सर्वर पर सबमिट तो करेगा ये फॉर्म,
लेकिन क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू, यानी कि यूआरएल के थ्रू लेके जाएगा दिखाते हुए यूजर को, जो अभी हमने देखा। यानी कि बाय डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, गेट। और जो आपके पास दूसरा मेथड होता है पोस्ट का, किसका, पोस्ट का। अगर आप पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा को सबमिट करते हो फॉर्म के, तो आपके पास डेटा सर्वर सर्वर पर सबमिट तो होगा, लेकिन यूआरएल के थ्रू नहीं जाएगा। किसके थ्रू नहीं जाएगा, एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा और एचटीटीपी हेडर्स के थ्रू जाएगा। अभी एचटीटीपी हेडर्स भी बताता हूं क्या होते हैं। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि फॉर्म के दो मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट। अब अगर जो आपके पास बाय डिफॉल्ट मेथड होता है वो कौन सा होता है, गेट। कौन सा होता है, गेट। अगर फॉर्म का मेथड गेट होगा, तो जो फॉर्म का डेटा सबमिट होगा इनपुट्स का, वो यूआरएल के थ्रू होता हुआ जाएगा सर्वर पर, यानी अपाची पर। किस पर, अपाचे पर। ठीक है। और अगर मेथड क्या होगा, पोस्ट होगा, तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में एचटीटीपी, जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है हेडर्स का। ठीक है, वो इनक्रिप्टेड होता है, उसके थ्रू होते हुए आपका डेटा सर्वर पर जाएगा, यानी कि यूआरएल से हिडन होके जाएगा। कहाँ जाएगा, यूआरएल से हिडन होके। तो मेथड चेंज करने के लिए फॉर्म का आप जो है वो मेथड का एट्रीब्यूट यूज करते हो। क्या यूज करते हो, यहाँ देखो दो ही मेथड आ रहे हैं, गेट एंड पोस्ट। गेट क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, जो हमने अभी देखा। और अगर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, तो अब देखते हैं कि हमारे पास डेटा जा रहा है इनक्रिप्टेड फॉर्म में या नहीं जा रहा। वापस आते हैं हम लोग, इस फॉर्म को रिफ्रेश करते हैं और ये पूरा क्वेरी स्ट्रिंग मिटाते हैं दोबारा से। अब आपके पास सब कुछ रीसेट हो गया। अरे, अब यहाँ मैंने अपना नाम डाला, अपनी ईमेल डाली और हेलो लिख के मैंने सबमिट किया। देखो डेटा सबमिट हुआ है, इनपुट्स खाली हुए, यानी डेटा सबमिट, लेकिन यूआरएल में शो हुआ। अब सर पता कैसे चलेगा, डेटा कैसे निकालेंगे, आया भी सर्वर पर या नहीं आया। तो जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, अब हम इनका यूज करेंगे। अगर तो फॉर्म के गेट मेथड के थ्रू डेटा सबमिट हुआ है, तो आपके पास वो डेटा $_गेट के एसोसिएटिव सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा। किसमें, $_गेट का जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जो कि एक एसोसिएटिव एरे होता है, उसके अंदर डेटा जाकर स्टोर होगा। और अगर फॉर्म के पोस्ट मेथड के थ्रू आपका डेटा सर्वर पर सबमिट हुआ है, तो आप उसको अगर देखना चाहते हो, तो वो स्टोर कहाँ जाके हुआ है, वो $_पोस्ट के सुपर ग्लोबल वेरिएबल में जाके स्टोर हुआ है। किसमें, पोस्ट में। अभी हमने किससे सबमिट किया, पोस्ट से। तो अगर सर देखो, अच्छा, एसोसिएटिव या कोई भी एरे प्रिंट कराने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते थे, तीन बताए थे, प्रिंट आर, वार डम्प, वार एक्सपोर्ट। ठीक है, प्रिंट आर से कर लेते हैं। एरे किससे प्रिंट कर रहे थे हम, प्रिंट आर से। अगर हमें प्रिंट करके देखना है, वैसे तो हम लूप करते हैं, लेकिन एक साथ देखना हो तो प्रिंट आर से, क्योंकि इको वो अलाउ नहीं करता। इको कहेगा कि आप जो है वो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि इको क्या रिटर्न करता है आपको, डेटा किसमें लेता है, स्ट्रिंग के अंदर लेता है। किसमें लेता है, स्ट्रिंग में। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि यहां पर ना हम लोग इस फाइल को डिलीट करते हैं, और यहां पर मैं एक फाइल बनाता हूं home.php नाम से। किस नाम से, home.php नाम से। अब आपका जो फॉर्म होता है, ये जो फॉर्म है, इसके अंदर बहुत कुछ है। ठीक है। अब आपने मेथड लगा दिया कि भाई जो है वो डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, पोस्ट की फॉर्म में जाएगा। ठीक है। और आपने नो वैलिडेट और वैलिडेशन लगा दिया। अब इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है एक्शन का। किसका, एक्शन का। एक्शन का मतलब होता है ये डेटा जो है सबमिट होने के बाद फॉर्म क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। जब फॉर्म का डेटा सर्वर पर सबमिट हो जाएगा, तो फॉर्म क्या एक्शन सबमिट करेगा। आप किसी फाइल पर रिडायरेक्ट करा सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट खुलवा सकते हो, कोई लिंक, हाँ। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही फॉर्म का डेटा सबमिट हो, तो आप जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओ home.php पर। किस पर, तो मेरा एक्शन क्या होगा, home.php। क्या एक्शन होगा, जैसे ही डेटा सबमिट हो तो कहाँ ले जाओ मुझे, home.php पे ले जाओ। तो लेट्स सी कि आपके पास ये लेके जाता ही नहीं जाता। तो यहाँ पर हम लोग दोबारा रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर मैंने अब डाला ये सारा फॉर्म, और मैंने हेलो लिखा और सबमिट पर क्लिक किया। अब आपके पास ये मुझे home.php पर ले आया, देखो ऊपर यूआरएल। ठीक है। अब अगर आपने जो डेटा सबमिट किया मेथड पोस्ट के थ्रू, और वो डेटा पोस्ट के मेथड के थ्रू अगर सबमिट हुआ है, तो कहाँ जाके स्टोर हुआ, $_पोस्ट के वेरिएबल के अंदर, जो कि एक एसोसिएटिव सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, एरे है। तो उसको हमने बोला कि हम उसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, विद इन एनी फाइल, एनी स्कोप, XYZ, कहीं पर भी।
यानी कि मैं दूसरी फाइल में भी वो डेटा एक्सेस, क्योंकि इंडेक्स डॉट पीएचपी सबमिट किया ना, अब फाइल दूसरी हो गई होम डॉट पीएचपी, अब इधर एक्सेस करना है। तो मुझे ये अलाउ कौन करता है? सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे होम डॉट पीएचपी पे आए, और होम डॉट पीएचपी पे आने के बाद मैंने यहाँ पर पीएचपी की बॉयलर प्लेट लगाई, और यहाँ पर आप इको करोगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ये देखो, ये खुद ब खुद आएगा आपके पास, ये बने हुए होते हैं पहले से। ठीक है, ये एक एसोसिएटिव एरे देख रहे हो यहाँ आ रहा है। एरे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एक ऐसा वेरिएबल है, एन एसोसिएटिव एरे ऑफ द वेरिएबल पास टू द करंट स्क्रिप्ट विया एचटीटीपी पोस्ट मेथड। फॉर्म का जो एचटीटीपी पोस्ट मेथड था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ने उस पूरे डेटा को लाके इस एसोसिएटिव एरे के अंदर स्टोर कर दिया। बात समझ रहे हो? सिंपल करके बहुत बता रहा हूँ। ठीक है, यहां मैंने किया क्या, इको से हम किसी एसोसिएटिव एरे को प्रिंट कर सकते हैं? नहीं, तो इसको हमें किस में रखना है? प्रिंट आर में। ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि ऑप्शनल नहीं होते ये। है ना? ये किया तो सर आपके पास प्रिंट आर किया है, तो अब आपके पास सारी वैल्यूज आ जानी चाहिए जो हमने तैयार वगैरह रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया, देख रहे हो? ऐसे ही तो एसोसिएटिव एरे नजर आता था हमें, जो हमने सिंपल भी किया था। तो ये भी तो एक सिंपल एसोसिएटिव एरे। देख रहे हो, तैयब एक वैल्यू है जिसकी की क्या है? यू ईमेल, जो कि हमने इनपुट के नेम एट्रीब्यूट को दी थी, वो की थी, और इनपुट के अंदर जो लिखा वो उसकी वैल्यू थी। तो ये थोड़ी बहुत चीजें आप अगर आपको समझ आ जाएंगी, आपके हाथ पे बैठ जाएंगी, तो आपके लिए पीएचपी में फॉर्म हैंडलिंग आसान हो जाएगी। पीएचपी बहुत इजी है अगर आप इसको डीपली समझो। ईमेल आ गई और मैसेज भी आ गया। ऐसे ही सर, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एरे बनाता था एसोसिएटिव एरे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डॉलर डेटा नाम का कोई एसोसिएटिव एरे बना लूं। ठीक है, मैंने एक एसोसिएटिव एरे बनाया। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो मैं एक की रख देता हूँ नेम नाम की, और सिंगल एरे ऑपरेटर यूज करके मैंने अपना नाम रख दिया तैयब। क्या रख दिया? तैयब। अभी मैंने इस प्रिंट आर को कर दिया कमेंट। ठीक है, अगर अब देखो डॉलर डेटा एक एसोसिएटिव एरे, डॉलर पोस्ट भी, अंडरस्कोर पोस्ट भी एक एसोसिएटिव एरे। ठीक है, अगर मुझे डॉलर डेटा में से नेम चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? इको डॉलर डेटा स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और स्ट्रिंग के अंदर क्या लिख दूंगा? नेम लिख दूंगा। सर इससे मेरा क्या मिल जाएगा? मुझे नेम मिल जाएगा। मिल गया नेम। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये भी तो एक एसोसिएटिव एरे है, इसके अंदर एक की रखी हुई है नेम के लिए, वो है यू नेम। क्या है? यू नेम, मैंने अभी आपको दिखाया। तो अगर मैं भी इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं और उसके अंदर मैं लिख दूं यू नेम, क्या लिख दूं? यू नेम, तो आपके पास क्या नाम मिलेगा? आपको देखो नाम मिल रहा है। आसान है ना? ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं और मेरे पास मैं यू ईमेल को निकाल लूं, फिर कॉपी करूं और मैं यू मैसेज को निकाल लूं, तो आपके पास देखना तीनों चीजें निकल आई। ठीक है, अच्छा यू हम लोगों ने ई लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, अब आपके पास देख रहे हो तीनों चीजें आ गई। नाम भी आ गया, मेल भी आ गया, और हेलो का मैसेज भी आ गया। हाँ, एक एक करके इको से निकाल सकते हैं, पूरा देखना हो तो। बात समझ आ रही है? ठीक है, किस तरह से सबमिट हुआ और एरे के अंदर जाकर स्टोर हुआ, और इसको हम किसी भी फाइल में किसी भी स्कोप में इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये काम आप गेट से करते, अगर आपके पास फॉर्म पर गेट मेथड लिखा होता, तो वो सारा डेटा डॉलर अंडरस्कोर गेट के मेथड के अंदर, सॉरी एसोसिएटिव एरे के अंदर जाता, जो कि एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है ना? बात समझ आ गई है? अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे फॉर्म का मेथड होता गेट, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? गेट मेथड का ना, मेथड मेथड जो है वो गेट सेट कर दिया। अब मेरा डेटा जो है वो यूआरएल से होता हुआ जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? यूआरएल के थ्रू जाएगा। सर अगर मैं यहाँ आऊँ, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद बैक जाऊँ और रिफ्रेश करूँ, ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं अपना डेटा पुट करूँ, ठीक है, मैंने नाइस वन कुछ इस तरह लिख दिया, सबमिट पर क्लिक किया। अब आपके पास कह रहा है कि डेटा तो देखो यूआरएल में आ गया, लेकिन वो कह रहा है अनडिफाइंड की नेम, क्योंकि हमने डेटा गेट से भेजा और हम एक्सेस किससे कर रहे हैं? होम डॉट पीएचपी पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से, जिसमें ये डेटा मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब इसको हम एक्सेस करेंगे गेट के थ्रू। किसके थ्रू? गेट के थ्रू करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश किया तो आपके पास देख रहे हो पूरा एसोसिएटिव एरे आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप इसको रिक्वेस्ट से भी
कर सकते हो $_रिक्वेस्ट, जिसके अंदर गेट और पोस्ट दोनों का डेटा ही आ जाता है। बात समझ आ गई? ठीक है। तो ये तीनों सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स बेसिकली फॉर्म का डेटा जब सबमिट होता है तो ये तीनों अपने पास स्टोर कर लेते हैं, और आप इनसे निकाल के कहीं पर भी प्रिंट करवा सकते हो। निकाल के इनको डेटाबेस में भेजो, कहीं प्रिंट करवाओ। अच्छा, इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये डेटा जो मेरे एसोसिएटिव एरे में आ रहा है मुझे टेबल में प्रिंट करना है, तो सिंपल मैं एक बॉयलर प्लेट बना लूंगा। ठीक है। लेकिन इधर मैं बॉयलर प्लेट लूंगा BCDN5, यानी बूटस्ट्रैप वाली। किसकी? बूटस्ट्रैप वाली, यानी कि बूटस्ट्रैप के सीडीएन इसमें आ जाएंगे। बूटस्ट्रैप 4 CDN स्निपेट एक्सटेंशन में आओगे ना, और यहाँ सर्च करना बूटस्ट्रैप, तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक ग्रीन कलर के लोगों के साथ आई है रही बूटस्ट्रैप 4। हाँ, इसको डाउनलोड कर लो तो तुम्हारे पास वहाँ आ जाएगी सजेशन में। हाँ, जब एक्सक्लेमेशन डालते हो बॉयलर प्लेट के लिए तो यहाँ देखो नीचे आ रहा है BCDN5। BCDN5 का मतलब है बूटस्ट्रैप CDN5। ठीक है। इसको क्या ही आ जाएगा। अब इनमें ये दो लिंक नीचे के फालतू होते हैं और ये ऊपर का पॉपर जेएस मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ मैं बना लूंगा एक टेबल। क्या बनाऊंगा? टेबल। और टेबल के लिए आपके पास बूटस्ट्रैप में क्लास है टेबल की। किसकी? टेबल की। टेबल के अंदर मैं बना लूंगा एक रॉ। रॉ के अंदर मैं TH बना लूंगा 3, क्योंकि 3 ही है। नेम का है, और ईमेल है, और फीडबैक है। क्या है? फीडबैक है सर। ठीक है। हाँ। हाँ। अब इसके बाद मैंने एक और रॉ बनाई, और यहाँ पर मैं 3 TD ले लूंगा। कितने? 3 TD ले लूंगा। अब अगर मैं तुम ऊपर आकर PHP का सिंटेक्स खोलूं यहाँ पर, ठीक है, बाहर की तरफ ही। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो डेटा भेजा हुआ है वो किससे भेजा है? गेट से भेजा हुआ है ना। चलो अभी गेट से निकाल लेते हैं। नहीं, चलो हम लोग सही वाला काम करते हैं। इसको हम वो करते हैं, और यहाँ पर आके पीछे देखते हैं। अब आपके पास ये फॉर्म आ रहा है। ठीक है। अब मैंने इसका जो मेथड है वो कर देना है पोस्ट। अब मैंने इसका मेथड कर देना है पोस्ट। क्या कर दिया मैंने? पोस्ट। पोस्ट करने के बाद मैं home.php पे गया, और यहाँ पर आने के बाद अगर मुझे पोस्ट वाले उसको प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा? प्रिंट R करूँगा, और $_पोस्ट को प्रिंट कर लूंगा कि उसमें जो भी डेटा है मुझे प्रिंट करके दे दो। यहाँ पर है, रिफ्रेश करते हैं एक बार और, ताकि आपके पास कोई मसला ना हो। यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया अयान, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ayan@gmail.com, और मैंने यहाँ लिख दिया नथिंग, और सबमिट पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो ऊपर आपका पूरा का पूरा एरे आ रहा है। तो क्या मैं इन एरे में से इन कीज के थ्रू डेटा निकाल के इन टेबल्स के TD में शो नहीं करा सकता? बिल्कुल करा सकता हूँ। अच्छा सर, कैसे कराएंगे? यहाँ पर है, इसके बीच में है, यहाँ डेटा लिखना है ना, तो यहीं पर आप PHP का टैग ओपन करोगे, और टैग ओपन करने के बाद आप इको करोगे $_पोस्ट में से मुझे की दे दो यू नेम की। किसकी? क्या इको कर दो इसके बीच में, जो कि $_पोस्ट के एसोसिएटिव एरे में जो की है यू नेम, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो। सिमिलर मैं क्या करूंगा यहाँ पर दोनों के लिए, और यहाँ पर मैं यू ईमेल प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पे यू मैसेज। यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका डेटा आ गया। सही है। और यहाँ से मैं ये इको वाला ये पूरा हटा दूंगा, क्योंकि आपको दिखाने के लिए लगाया था। यहाँ के रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हो। बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर कोई और डेटा डालता हूँ, साद साद@gmail.com डालते हैं, और यहाँ मैंने हेलो लिख दिया, सबमिट किया। देखो, हाँ, एक बार अभी फिलहाल एक ही आ रहा है ना। इसको हम फिर डेटाबेस में स्टोर करेंगे, फिर डेटाबेस में सारा रिकॉर्ड एक्सेस करेंगे। फिलहाल तो एक ही रखता है एट अ टाइम, $_पोस्ट। नहीं ना? हाँ। नहीं ना, फॉर्म पे लगाया ना। फॉ- हाँ, फॉर्म पे एक्शन लगाया हुआ है, home.php पे जाना है जब डेटा सबमिट हो तो। ठीक है, एक्शन के अंदर दिया हुआ है हमने फाइल home.php। डन है? ये बात समझ आई है? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पर जो आपका ये फॉर्म है, आपने देखा होगा कि फीडबैक और जो आपके पास कॉन्टेक्ट अस में मैसेज वाला होता है उसके अंदर फॉर्मेटिंग टूल्स भी होते हैं इसके साथ। बोल्ड इटैलिक कर दो अपने मैसेज को, अंडरलाइन कर दो, उसका कलर चेंज कर दो, अलाइन करना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। सर वो कैसे लगाते हैं? ठीक है, वो तो आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन वो आप बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसको बनाने के लिए। अब कुछ लाइब्रेरीज भी आती हैं इसकी, जिनमें से एक लाइब्रेरी है टाइनी MCE। क्या नाम है?
टाइनी एम सी ई, ये लाइब्रेरी का नाम लिख लो। ये एक जे क्वेरी की लाइब्रेरी है। किसकी लाइब्रेरी है? जे क्वेरी। यानी कि इसके अंदर जे क्वेरी का कोड लिखा होगा। अगर जे क्वेरी की लाइब्रेरी तो यानी किस पे बनी हुई है? जे क्वेरी पे बनी हुई है। अगर हमें जे क्वेरी की लाइब्रेरी यूज करनी है, इसका मतलब हमें जे क्वेरी का भी सीडीएन चाहिए और वो जो लाइब्रेरी है उसका भी सीडीएन चाहिए, एमसीई। अब हमने जे क्वेरी का सीडीएन तो लगा रखा है, ऐसा ही अभी हम लोगों ने इंपोर्ट करके लगाया था ना। ठीक है, अब हमें टाइनी एमसीई का सीडीएन भी लगाना है। किसका लगाना है? टाइनी एमसीई को यूज करने के लिए जे क्वेरी और टाइनी एमसीई दोनों का सीडीएन आपको चाहिए। हाँ, देखो तो अभी। ठीक है, अब यहाँ पर आए और हमने यहाँ लिखा टाइनी एमसीई सीडीएन। क्या लिखोगे? यहाँ सीडीएन जेएस के ऊपर आपके पास इसका सीडीएन आपको मिल जाएगा। ये वैलिड यहीं से मिलेगा, बाकी जगह हो सकता है आपको गलत भी मिले। ठीक है, तो ये लोड नहीं हो रही है वेबसाइट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जल्दी से लोड हो जाए। बहुत आसान है, सिर्फ सीडीएन रखना, खुद ही अप्लाई हो जाएगा। नहीं नहीं। ठीक है, अब यहाँ सीडीएन आया, ये ऊपर वाला सबसे पहला सीडीएन आपने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने फॉर्म में इधर नीचे गए जहाँ ये स्क्रिप्ट के सीडीएन वगैरह लगाए, यहाँ ऊपर ही आपने इसका सीडीएन भी रख दिया। अब जे क्वेरी का, बूटस्ट्रैप का और तीनों का सीडीएन यहाँ पर टाइनी एमसीई का भी मौजूद है। अब बस टाइनी एमसीई को आपने करना है इनिशियलाइज। क्या करना है? इनिशियलाइज। तो आपने आके गूगल पे लिखना है टाइनी एमसीई इनिट। इनिट शॉर्ट फॉर्म में इनिशियलाइज। ठीक है, क्या लिखोगे? टाइनी एमसीई इनिट। वैसे तो मैं खुद भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से दिखाना चाह रहा हूँ। तो आपने ये पहला जो है वो कॉन्फ़िगरेशन वाला, बेसिक वाला खोल लेना है। क्या हो गया? अच्छा, ये देखो हमारे पास बेसिक वाला खुल चुका है। यहाँ नीचे आओगे, अब ये कुछ बड़ा सा आपको यहाँ पर कोड स्निपेट दिख रहा है, इसको इग्नोर करना। ये देखो सेलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी हेडिंग में आओगे? सेलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर आपको ये छोटा सा कोड दिख रहा है जिसमें टाइनी एमसीई का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर इनिट का एक मेथड बना हुआ है, उसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा है जिसमें एक की है सेलेक्टर और उसकी वैल्यू क्या है? टेक्स्ट एरिया। हमें भी किस पे लगाना है? टेक्स्ट एरिया पे। अगर आपको उसको इनपुट पे लगाना है तो टेक्स्ट एरिया की क्या जगह क्या लिखोगे? इनपुट लिखोगे सर। ठीक है, आपने जो है वो इस छोटे से कोड को कॉपी करना है और कोड को कॉपी करने के बाद आप चाहो तो ये जो स्क्रिप्ट का टैग जो बूटस्ट्रैप के कोड के लिए लिखा था इसी के ऊपर कर दो या अलग से खोल लो, आपकी मर्जी है। क्योंकि स्क्रिप्ट के टैग में लिखोगे ना जी क्वेरी का सिंटेक्स है तो। ठीक है, या आपने बस ये इतना कर दिया। अब टेक्स्ट एरिया लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे इस सिलेक्टर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आओ लेट्स सी हमारे पास कहाँ गया फॉर्म। रिफ्रेश करते हैं हम अपने फॉर्म को। तो आप यहाँ देखो, आपके पास ये पूरा का पूरा एडिटर इसने टेक्स्ट एरिया में एम्बेड कर दिया। यहाँ देखो मैं अपना नाम लिखूंगा तो मैं यहाँ पर अपने नाम को पूरा बोल्ड इटैलिक इसको अलाइन करना है। हाँ, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। अगर मुझे इसका कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो हर चीज़, फॉन्ट साइज, फॉन्ट चेंज करना है, अगर ये फॉन्ट फैमिली बदलनी है, हर चीज़ ये आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, हाँ, एक तरह का कोड आपने टेक्स्ट फॉर्मेटर बना लिया है। डन है? बात समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पर आप जो है इसको किसी स्पेसिफिक HTML टैग पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये देखो आपको जो है वो डिव और हैश उसकी आईडी देनी पड़ेगी। ऐसा ही है, एक सेकेंड, लेट मी ट्राई। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो टेक्स्ट एरिया होते, कितने होते? दो। एक और फॉर्म ग्रुप में इसका कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरे पास दो टेक्स्ट एरिया हो गए, कितने हो गए? दो। अब मैं अगर जाऊंगा तो मेरा ख्याल है मेरे पास जो है वो ये दोनों पर अप्लाई कर देगा। लेट्स सी, देखो दो आ रहे हैं, दोनों पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे किसी एक पर करना है तो सर मैं क्या करूंगा? लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ऊपर वाले टेक्स्ट एरिया को आईडी दे दूं, क्या दे दूं? आईडी। वैसे आईडी एट्रीब्यूट लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ। इसको मैंने आईडी दे दी फर्स्ट टेक्स्ट एरिया। क्या दे दी? फर्स्ट टेक्स्ट एरिया। और अगर मैं इस आईडी को करूं कॉपी और जो मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है उसके अंदर जाऊं, ये सेलेक्टर, और यहाँ पर आईडी के लिए हम सेलेक्टर हैश यूज करते हैं और मैंने आईडी दे दी। लेट्स सी क्या है हमारे पास काम करता नहीं करता? रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो कि आप किसी स्पेसिफिक आईडी के थ्रू भी लगा सकते हो उसको। डन है? ठीक है, तो अब देखो ऊपर वाले पे आ रहे, नीचे वाले पर नहीं आ रहा। तो एक तरह का कोड टेक्स्ट फॉर्मेटर भी आपके पास ये आ जाता है। ठीक है,
तो ये मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैंने प्रोजेक्ट बनाते हुए देखी थी, तो मैंने बोला आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ठीक है।